गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम सभी लोग। और हाँ जी, पेड क्लास है। अभी लाल, घनश्याम, प्रभात, संतोष, अमरजीत, रजनीकांत भी हैं यहाँ पर भाई। अमरजीत, सुबोध, निरापुल, आशीष, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जी। मुझे जल्दी से बताइए, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से बता दो। सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है और हार्दिक नमस्कार है सभी लोगों को। बस मुझे बता दीजिए कि कल हमने कहाँ तक पढ़ाया था, कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। हे भगवान, कोई बता ही नहीं रहा। डेनिश, ठीक है, हमें डेन्स पढ़ना था। हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जिसमें हम अंग्रेज़ों के बारे में बात कर चुके थे। और अंग्रेज़ों के बाद भारत में आगमन हुआ डेन्स का, या जिनको हम कहते हैं डेनिश। और हम सब जानते हैं डेनमार्क के ही लोग, डेनमार्क के ही लोग क्या कहलाते हैं? डेन्स कहलाते हैं या डेनिश कहलाते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें डेन्स लोगों की या डेनिश लोगों की, वो इनका बहुत छोटा सा और बहुत सीमित सा भारत में व्यापार था। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो या तो पुर्तगालियों से बनते हैं या फिर ब्रिटिशर्स से बनते हैं, अंग्रेज़ों से बनते हैं। अगर हम डेन्स की बात करें तो 1616 ईस्वी में आगमन हुआ था डेन्स का भारत में, और उसी साल इन्होंने डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। सोलह सौ 16 ईस्वी में स्थापना हुई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, दे स्टार्टेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री, इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री केरल के त्रैंकोबार में स्थापित की थी। दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन त्रैंकोबार, केरल। और अगर हम बात करें इनकी दूसरी फैक्ट्री की, तो 1676 ईस्वी में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित की। श्रीरामपुर, बंगाल। जी, ब्रिटिशर्स का हमें केवल अराइवल पढ़ना था, केवल, है ना, जो एडवेंट था वो पढ़ना था, ठीक है ना। और जी, अगर मेरा कोर्स परचेज करने के बाद भी बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। राजीव, आपके कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब आप लाइव मुझे देख पा रहे हैं। यहाँ पर बीरबल नाम का एक लड़का कह रहा है रिकॉर्ड क्लास करवा रहे हैं। बीरबल, फटाफट से मुझे फ़ोन कीजिए या करियर बिल पे फ़ोन कीजिए, मैं फटाफट से आपके पैसे यहाँ से रिफ़ंड करवाता हूँ, ठीक है। आपको ये रिकॉर्डेड क्लास लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास है जी, बिल्कुल ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपके लिए तो रिकॉर्डेड ही है ना। आप फटाफट से फ़ोन करके अपने पैसे वापस यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ से अपने आप ही मैं रिफ़ंड करा दूँगा। बीरबल, आपका नाम नोट कर लिया मैंने। आपको इस बैच में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, आपको यहाँ से निष्कासित करा दिया जाएगा तुरंत, और आपके पैसे जो आपने करोड़ों रुपए जमा कराए हैं वो तुरंत वापस पहुँच जाएंगे आपके पास। 2-3 दिन का इंतज़ार कीजिए बस। डैनिश लोगों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री त्रैंकोबार, केरल में स्थापित की और दूसरी फैक्ट्री बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे,
इनके भी भारत में दो ट्रेड्स थे, दो उद्योग थे। ये भारत में व्यापार किया करते थे चाय का, ट्रेड ऑफ टी या चाय का व्यापार, और दूसरा व्यापार यह किया करते थे चीन के साथ, या ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ व्यापार। लेकिन भारत में आकर इन्होंने व्यापार तो करना शुरू किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भारत में ऑलरेडी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है पुर्तगालियों का और अंग्रेज़ों का, तो इसीलिए ये बहुत लिमिटेड समय तक ही भारत में रहे और कुछ समय तक ही भारत में व्यापार इन्होंने किया और फाइनली खुद अपना व्यापार सारा का सारा अंग्रेज़ों को ही बेचा और 1745 में अंग्रेज़ों को अपना सारा व्यापार बेचकर ये यहाँ से वापस लौट गए। In 1745 they sold their trade to the Britishers and returned to Denmark. अंग्रेजों को व्यापार बेचकर ये डेनमार्क वापस लौटे। अंग्रेजों को अपना व्यापार बेचकर ये डेनमार्क वापस लौटे। डेन्स के बारे में या डैनिश लोगों के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है, इतनी ही इम्पोर्टेंस है इनकी, इसलिए इनको हमने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे भारत में आने वाले सबसे अंतिम यूरोपियंस के बारे में। और हम सब जानते हैं जो सबसे अंतिम यूरोपियंस भारत में हुए वो कौन हुए? फ्रेंच लोग या फ्रांसीसी लोग। डैनिश या डेन्स के बाद भारत में आगमन हुआ फ्रेंच लोगों का या फ्रांसीसी लोगों का। यूरोपियंस में फ्रांसीसी भारत में सबसे आखिरी में आए थे, सबसे बाद में आए थे। और ध्यान रखेंगे इन 1664 कॉलबर्ट was first French who arrived in India। भारत में आने वाला सबसे पहला फ्रांसीसी या सबसे पहला फ्रेंच कौन हुआ? कॉलबर्ट। और कॉलबर्ट को भेजा गया था किसके द्वारा? ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ, ये मंत्री हुआ करता था ब्रिटेन के ही महाराज का, जो उस समय हुआ करता था महाराज किंग लुई 14। महाराज लुई 14वां का ही मंत्री हुआ करता था कॉलबर्ट नाम का वो सबसे पहला व्यक्ति जो भारत में आया था। और ध्यान रखेंगे कॉलबर्ट के आते ही भारत में स्थापना हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछें कि व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एक्चुअल नेम क्या था? तो ध्यान रखेंगे दैट वाज कंपनी दे इंद से ओरिएंटल।
इसका वास्तविक नाम था कंपनी दे इंद से ओरिएंटल। यही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल नेम हुआ करता था या एक्चुअल नाम हुआ करता था। और दोस्तों हम सब जानते हैं फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1668। फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बिल्कुल अंग्रेजों की ही तरह कहाँ पर स्थापित की? सूरत में। फ्रांसीसियों की सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी, गुजरात में, और दूसरी फैक्ट्री इन 1669 दी एस्टैब्लिश्ड, और दूसरी फैक्ट्री दी एस्टैब्लिश्ड इन मुसलीपट्टनम, और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1669 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में लगाई। पहली फैक्ट्री सूरत में और दूसरी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में लगाई। और ध्यान रखेंगे इसके बाद इन 1672 में फ्रेंच गवर्नर या फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन, उस समय फ्रांसीसियों का गवर्नर हुआ करता था फ्रांसिस मार्टिन। In 1672, French governor Francis Martin attacked on शेर खान लोधी। सोलह सौ 72 ईस्वी में जो फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन, इसी ने शेर खान लोधी पर आक्रमण किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी शेर खान लोधी से फ्रांसिस मार्टिन ने एक गांव प्राप्त किया, एक विलेज प्राप्त किया जिसका नाम था पुडुचेरी विलेज। जिसका नाम था पुडुचेरी विलेज या पुडुचेरी गांव। और हम सब जानते हैं दोस्तों यही पुडुचेरी आगे चलकर क्या कहलाया? पौंडीचेरी कहलाया। इसी को ही पांडिचेरी कहा जाता था। और यही प्रमुख मुख्यालय हुआ करता था फ्रांसीसियों का भारत में। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने ही 1674 में इन 1674 फ्रांसिस मार्टिन बिल्ट फोर्ट लुई इन पुडुचेरी। फ्रांसिस मार्टिन ने ही 1674 ईस्वी में पुडुचेरी में एक किले का निर्माण करवाया जिसको फोर्ट लुई कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे 1674 में ही भारत में फ्रांसीसियों की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो क्या बन गई? पौंडीचेरी। इनका जो मुख्यालय था वो पांडिचेरी ही हुआ करता था। और इसी ने
पौंडीचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था या फोर्ट लुई बनवाया था? जी, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपने फ़ोन को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1690 फ्रेंच स्टार्टेड देयर ट्रेड। फ्रेंच स्टार्टेड देयर ट्रेड इन चंद्रनगर which was in बंगाल। 1690 में इन्होंने बंगाल के चंद्रनगर में व्यापार करना शुरू किया। 1690 ईस्वी में इन्होंने बंगाल के चंद्रनगर में व्यापार करना शुरू किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब इन्होंने बंगाल के चंद्रनगर में व्यापार करना शुरू किया था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था औरंगजेब। और उस समय मुगलों के ही अधीन बंगाल का सूबेदार, और मुगलों के ही अधीन उस समय बंगाल का सूबेदार हुआ करता था शाइस्ता खान। और इसी बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से ही परमिशन लेकर फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में व्यापार करना शुरू किया था। मुगल बादशाह था औरंगजेब। फोर्ट लुई एक किला है जो फ्रांसीसियों के ही गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी में बनवाया था, क्योंकि फ्रांस का राजा किंग लुई हुआ करता था और किंग लुई के ही नाम पर बनवाया गया था फोर्ट लुई। जी हाँ, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1693 फ्रेंच डचेस कॉन्कर्ड पौंडीचेरी। 1693 ईस्वी में डचों ने पौंडीचेरी पर अधिकार किया और लगभग अगले 5 साल तक या 4 साल तक पौंडीचेरी पर अधिकार हो गया किसका? डचेस का। लेकिन 5 साल तक पौंडीचेरी पर डचेस अधिकार रखने के बाद डचों और अंग्रेजों के बीच में डचों और फ्रांसीसियों के बीच में 1697 में एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ रिजविक। इस संधि को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ रिजविक। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी रिजविक की संधि जो किस किस के बीच में हुई थी? बिटवीन फ्रेंच एंड डचेस। और इसी रिजविक की संधि के तहत दोबारा से 1697 में पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ। बीच में 5 साल के लिए जो पौंडीचेरी था वो डचेस के द्वारा छीन लिया गया था।
भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, लेकिन बंगाल में व्यापार करने की जो परमिशन थी वो फ्रांसीसियों ने शाइस्ता खान से ली थी, क्योंकि उस समय शाइस्ता खान मुगलों का ही एक गवर्नर या एक सूबेदार हुआ करता था बंगाल राज्य का। और अगर बंगाल राज्य में शासन वो व्यापार करना है तो उसके लिए परमिशन भी कहाँ से लेनी पड़ेगी? ऑब्वियसली शाइस्ता खान से ही लेनी पड़ी थी। इसीलिए इन्होंने शाइस्ता खान से ही परमिशन लेकर वहाँ पर शुरू किया था अपना सारा का सारा व्यापार। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन 1720 फ्रेंच कॉन्कर्ड मॉरिशस। 1720 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर भी अधिकार किया। और हम सब जानते हैं सूबेदार का मतलब होता है गवर्नर। भाई जिस तरीके से भारत में राष्ट्रपति, हम सब जानते हैं भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, और भारत का राष्ट्रपति भारत में शासन करने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नर अपॉइंट करके रखता है, बिल्कुल वैसे ही मुगल एम्परर उस समय औरंगजेब हुआ करता था, लेकिन उसके अलग अलग सूबों में, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे जिन्हें सूबेदार कहा जाता था। इसीलिए मैंने कहा कि उस समय बंगाल सूबे का जो सूबेदार हुआ करता था वो शाइस्ता खान था, और इसी ने परमिशन दी थी फ्रांसीसियों को भारत में या बंगाल में फैक्ट्री लगाकर परमिशन या वहाँ पर व्यापार करने की। इसीलिए तो मैंने कहा कि इन्होंने चंद्रनगर में व्यापार करना शुरू किया जो कि बंगाल में था। 1720-21 में फ्रांसीसियों का अधिकार मॉरिशस पर भी हो गया, और हम सब जानते हैं ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज थी वो ये कोस्टल एरियाज में इसीलिए लगाते थे ताकि वहाँ से व्यापार करने में इन्हें आसानी हो, क्योंकि अगर कोई भी सामान या कोई भी वस्तु इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली वो शिप्स के ही थ्रू होगी, और अगर शिप्स के थ्रू होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए बंदरगाह का होना ज़रूरी है, उसके लिए पोर्ट्स का होना ज़रूरी है। इसीलिए ज़्यादातर जो हमने फैक्ट्रीज की बात करी है वो कहाँ पर लगी हैं? कोस्टल एरियाज में लगी हैं। अब हम बात करेंगे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्या विवाद हुए, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, जिसे आप कह सकते हैं आंग्ल फ्रांसीसी विवाद। आंग्ल फ्रांसीसी विवाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी जो थे वो मुख्यतः व्यापार कर रहे थे किन किन जगहों पर? पौंडीचेरी में, बंगाल के चंद्रनगर में, है ना, गुजरात के सूरत में। ये वो जगहें थी जहाँ पर, माहे में, ये वो जगहें थी जहाँ पर फ्रांसीसी व्यापार कर रहे थे। और अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के व्यापार की, तो मैंने आपको बताया कि जो अंग्रेज़ों का व्यापार था वो 3 प्रेसिडेंसी से चला करता था, और वो 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, कलकत्ता या बंगाल, मद्रास और बम्बई। लेकिन हुआ क्या, जब
18th सेंचुरी में जब 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही व्यापार कर रहे थे, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ मतभेद हो गए। और ध्यान रखेंगे कि वो भारत में होने वाला विवाद नहीं था, वो बेसिकली यूरोप में होने वाला विवाद था। और वो यूरोप में होने वाला विवाद क्या था? जो ऑस्ट्रिया है, हम सब जानते हैं, जो कंट्री है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया पर ही अधिकार करना चाहते थे फ्रांसीसी भी और उधर ब्रिटिशर्स भी। इसीलिए ऑस्ट्रिया के ही उत्तराधिकार को लेकर, सर प्लीज एक्सप्लेन एंग्लो। हे भगवान, भाई एंग्लो का मतलब है ना ब्रिटिशर्स से है। जैसे हम बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं, एंग्लो इंडियंस, हम बोलते हैं ना एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस उन अंग्रेजों को कहते हैं, उन ब्रिटिशर्स को कहते हैं। शेर खान लोधी वॉज अ रूलर, है ना, ऑफ साउथ इंडिया दैट टाइम, जिससे छीना गया था पौंडीचेरी। एंग्लो का मतलब क्या है? देखो, मैंने कहा एंग्लो इंडियंस का मतलब वो ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटेन के लोग जो भारत में आए और भारत में ही आकर बस गए और यहाँ से वापस नहीं लौटे, उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। अंग्रेज आए और अंग्रेज भारत में ही आकर बस गए थे, इसलिए हम उनको क्या कर रहे थे? एंग्लो इंडियंस कह रहे थे। और एंग्लो फ्रेंच वॉर का मतलब है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होने वाला विवाद। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आंग्ल से मतलब अंग्रेजों से है भाई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होने वाला विवाद ही क्या कहलाता है? एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। और लेकिन वो लोग जो ब्रिटेन से भारत में आए तो सही, लेकिन वापस नहीं लौटे, वो एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं। और हम पढ़ते भी हैं कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है। तो ये सारी की सारी वही चीज है। है ना। और हम सब जानते हैं अंग्रेज या अंग्रेजों या अंग्रेजी से ही एंग्लो वर्ड बनता है। तो मैंने कहा कि यूरोप के जो ऑस्ट्रिया कंट्री है उसी पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। और उसी का असर देखने को कहां पर मिला? उसी का असर देखने को मिला भारत में भी, क्योंकि भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। तो बस इसी का फायदा उठाकर भारत में भी लड़ाई करनी शुरू कर दी अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने। और हम सब जानते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए या 3 कर्नाटक वॉर लड़े गए, जिनके बारे में हमें बात करनी है। अगर आपको है ना बुक्स सजेस्ट करवानी है तो भाई साहब मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप सिविल्स की तैयारी करने वाले लोग हैं या अगर आप हायर लेवल की तैयारी करने वाले लोग हैं तो आप एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो करें। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, है ना, वो डेफिनेटली आपके लिए कारगर होंगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आप उसका सहारा उसके लिए लीजिए प्लीज़। अब हम बात करेंगे कर्नाटका वॉर्स के बारे में। कर्नाटका वॉर्स या कर्नाटक युद्ध। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखिए वॉर या युद्ध। टेबल बनाएंगे, सबसे पहले वॉर या युद्ध लिखिए, उसके बाद लिखिए ईयर या वर्ष, उसके बाद लिखिए रीजन या कारण, और उसके बाद लिखिए ट्रीटी या संधि, और उसके बाद लिखिए रिजल्ट या उस युद्ध का परिणाम।
3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, उन्हीं 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। जी हाँ बिल्कुल, सिक्किम विधानसभा में बुद्धिस्ट, बाकी राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन। चलिए सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कर्नाटका वॉर। यहां पर लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कर्नाटका वॉर या प्रथम कर्नाटक युद्ध। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कर्नाटका वॉर या प्रथम कर्नाटक युद्ध। ईयर में लिखेंगे 1746 टू 1748, 1746 से 1748। जो सबसे पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने जिसमें पार्टिसिपेट किया एक दूसरे के खिलाफ, वो 1746 से 1748 तक लड़ा गया। और लिखेंगे इसका जो रीजन था वो बेसिकली था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार या सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार या ऑस्ट्रिया या सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया। और यहां पर जो संधि हुई उसको कहा जाता है ए ला शेपल। एला शेपल की संधि या एला शेपल ट्रीटी। एला शेपल की संधि। जी अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जो 2003 से पहले चला करती थी। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, लिखेंगे द रूलर्स ऑफ इंडिया बिकेम वीकर। इस युद्ध के बाद भारतीय शासक कमजोर साबित हुए। आफ्टर दैट वॉर द रूलर्स ऑफ इंडिया बिकेम वीकर। इस युद्ध के बाद भारतीय शासक दुर्बल या कमजोर साबित हुए। इसके बाद लिखेंगे सेकंड कर्नाटका वॉर या द्वितीय कर्नाटक युद्ध। जी ये फ्रेंच नाम है। कोई कह रहा है ये कैसा नाम है, ये फ्रेंच नाम है। तो फ्रेंच नाम ऐसे ही होते हैं भाई। सेकंड कर्नाटका वॉर या द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक। 1749 से लेकर 1754 तक लड़ा गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और जिसका रीजन था बताइए। यहां पर कोई लिख के भेज रहा है संधि डिटेल में बताओ। अबे मेरे भाई जितना पूछा जाता है उतना ही तो बताऊंगा, है ना। अब तेरे को लड़के थोड़ी दिखाऊंगा मैं कर्नाटक का युद्ध कैसे लड़ा गया था, तलवार थोड़ी चला के दिखाऊंगा यहां पर। इसके बाद लिखिए किसी भी चीज को ज्यादा पढ़ने से नहीं फायदा होता है, ठीक है। आप किसी चीज को अगर डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसको उसी हद तक पढ़ें जिस हद तक एग्जाम में पूछी जाती है वो चीज, ठीक है। हद से ज्यादा जाने की आगे कोशिश करेंगे तो साइक हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी हैं बहुत सारे लोग। इसका जो रीजन है वो लिखेंगे, रीजंस में लिखेंगे इंटरनल डिस्प्यूट्स बिटवीन हैदराबाद एंड कर्नाटका। हैदराबाद और कर्नाटक के बीच आंतरिक विवाद, इंटरनल डिस्प्यूट्स ऑफ
या इंटरनल डिस्प्यूट्स बिटवीन हैदराबाद एंड कर्नाटका, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच आंतरिक विवाद। बेसिकली अगर हम पहले युद्ध के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो जो कर्नाटक हुआ करता था वो उस समय हैदराबाद ही सूबे का एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन दोनों कंपनियां एक दूसरे को हानि पहुंचाकर, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, धन कमाना चाहती थी या खुद का फायदा करना चाहती थी। इसी वजह से दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। और उधर 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था यूरोप में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। इसीलिए वहां पर भी वो लोग लड़ाई कर रहे थे। और अगर हम बात करें, उस समय पौंडीचेरी का जो गवर्नर था वो डुप्ले नाम का व्यक्ति हुआ करता था, या वो डुप्ले हुआ करता था। और अंग्रेजों की जो बस्तियां थी वो निकोलस मार्स के पास थी। इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लेकिन इसमें कर्नाटक के जो स्थानीय शासक थे और जो उधर हैदराबाद के स्थानीय शासक थे, है ना, वो दोनों के ही दोनों क्या हुए, कमज़ोर साबित हुए। क्योंकि एक तरफ अंग्रेज़ों का डोमिनेंस बढ़ गया और एक तरफ फ्रांसीसियों का डोमिनेंस बढ़ गया। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो भारतीय राजा थे उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों से क्या है, कमज़ोर हैं। इसके बाद मैंने कहा कि जो इसका कारण था वो इनके इंटरनल क्या थे, डिस्प्यूट थे जो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में हो रहे थे। और लिख लीजिएगा, इसमें जो संधि हुई है ना, उसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या पौंडीचेरी की संधि, जो हुई थी 1755 में, 1755 में। और इसका परिणाम ये हुआ युद्ध का तो कोई परिणाम नहीं निकला, हाँ, लेकिन इससे डोमिनेंस बढ़ा किसका, अंग्रेजों का। अगर हम इस युद्ध के रिजल्ट की बात करें तो इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। लेकिन इस युद्ध में जो पक्ष भारी रहा या जो पलड़ा भारी रहा वो अंग्रेजों का रहा या वो ब्रिटिशर्स का रहा। इसके बाद लिखेंगे थर्ड वॉर ऑफ कर्नाटका या कर्नाटका का तीसरा युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध या थर्ड कर्नाटका वॉर, जो 1756 से लेकर 1763 तक लड़ा गया। 1756 से लेकर 1763 तक हुआ थर्ड कर्नाटका वॉर। और लिख लीजिएगा रीजन में, दैट वॉज द इफेक्ट ऑफ सेकंड कर्नाटका वॉर। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ही, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ही प्रभाव था। दैट वॉज द इफेक्ट ऑफ सेकंड कर्नाटका वॉर। ये दूसरे कर्नाटक वॉर का ही प्रभाव था। लेकिन इसमें मेनली जो आपको युद्ध याद रखना है, और संधि की बात अगर हम करें तो इसके तहत हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। लिख लीजिएगा पेरिस की संधि,
ट्रीटी ऑफ पेरिस या पेरिस की संधि, इसके तहत हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस या पेरिस की संधि जो हुई थी 1763 में, 1763 में। और इसका परिणाम क्या रहा, इसके रिजल्ट में लिख दीजिएगा। 1760 में एक फेमस बैटल हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ वांडीवॉश या वांडीवाश का युद्ध। बैटल ऑफ वांडीवाश जो हुआ बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया वांडीवाश का युद्ध या बैटल ऑफ वांडीवाश। और ध्यान रखेंगे, इन दैट बैटल ब्रिटिशर्स फाइनली डिफीटेड फ्रेंच, और इसी युद्ध में, वांडीवाश के ही युद्ध में, अंग्रेजों ने अंतिम रूप से फ्रांसीसियों को पराजित किया। इन दिस बैटल फाइनली ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच, इसी युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। और अगर हम बात करें, जी हाँ, ये वांडीवाश का युद्ध है, मैंने वांडीवाश ही लिखा है, यही वांडीवाश का युद्ध है। और ध्यान रखेंगे, पेरिस की संधि में जो यूरोप में विवाद चल रहे थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, वो खत्म कर दिए गए थे, वो खत्म हो गए थे। और ये जो वांडीवाश का युद्ध था, इसमें एक पक्ष में थे अंग्रेज और दूसरे पक्ष में थे फ्रांसीसी। और ध्यान रखेंगे, वांडीवाश का जो युद्ध था, तो अंग्रेजों का वो सेना नायक जिसने इसमें फ्रांसीसियों को पराजित किया था, उस अधिकारी का नाम था सर आयरकूट। उस समय ब्रिटिश आर्मी चीफ या अंग्रेजों का सेना नायक हुआ करता था सर आयरकूट, और सर आयरकूट ने ही इसमें फ्रांसीसियों को पराजित किया था। हे भगवान, थर्ड वॉर का जो थर्ड वॉर कर्नाटक का, जो तीसरा कर्नाटक वॉर हुआ था, जो मैंने आपको बताया 1756 से 1763 तक चला, भाई साहब, उसी का रिजल्ट था वांडीवाश का युद्ध, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। हाँ जी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जी हाँ, ये जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, उसी के बीच में हुआ था वांडीवाश का युद्ध 1760 में। 1756 से 1763 तक तीसरा कर्नाटक वॉर या तीसरा कर्नाटक संघर्ष चल रहा था, और उसी के बीच में 1760 में लड़ा गया था बैटल ऑफ वांडीवाश या वांडीवाश का युद्ध, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये था दोस्तों भारत में यूरोपियंस का आगमन या यूरोपियन कंपनीज का आगमन। लेकिन जैसे जैसे भारत में यूरोपियन कंपनीज पावरफुल हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हम सब जानते हैं इन्हीं की कंटेम्प्रेरी बहुत तेजी से कमजोर हो रहा था मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर। जब तक औरंगजेब जीवित रहा, तब तक तो मुगल एम्पायर का वैभव, उनकी जो संपन्नता थी, वो बिल्कुल वैसी की ही वैसी बनी रही। लेकिन बहुत तेजी से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और अगला ही जो टॉपिक हमें पढ़ना है,
वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य का पतन। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन जो हुआ 1707 से लेकर 1857 तक। इसमें हम बात करेंगे 1707 से लेकर 1857 तक के। हे भगवान, यार आप लोग मेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो ना, ठीक है ना, जिनका कोई आंसर ही नहीं है। एक आदमी पूछ रहा है जब 1760 में वांडीवास का युद्ध हो गया है ना, तो कर्नाटक वॉर, जो कर्नाटक संघर्ष था, वो 1763 तक क्यों चला? भाई मेरे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। जी 2 मिनट के लिए वेट कीजिए, बस अभी आ रहे हैं वापस। 2 मिनट रुकिए बस। जी वेलकम बैक।
खतरनाक लोग हैं यहाँ पे सारे। चलिए अब हमें पढ़ना है मॉडर्न इंडिया का दूसरा टॉपिक जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन। सबसे पहली चीज़ तो मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ उसके रीजंस जानना हमें ज़रूरी है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा की गई थी और बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1526 तक 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक तो सब कुछ सही रहा, सब कुछ ठीक रहा। इसलिए सही रहा क्योंकि 6 मुगल बादशाहों ने शासन किया हिंदुस्तान में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जब तक ये 6 मुगल बादशाह रूल करते रहे मेडिवल इंडिया में तब तक तो कोई भी परेशानी नहीं हुई या कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, वैसे ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर। 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब मरा था, जो मध्यकाल में या मध्यकालीन भारत में मुगलों का आखिरी मुगल बादशाह माना जाता है। जैसे ही औरंगजेब मरा उसके बाद वो मुगल साम्राज्य जो अपनी वैभवता के लिए पूरे के पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ करता था, उसका अचानक से पतन शुरू हुआ, जिसके कई सारे कारण थे, जिसमें मुख्य कारण ये थे। सबसे पहला कारण तो आप ये कह सकते हैं सबसे पहला कारण तो मुगलों के पतन का आप ये कह सकते हैं कि जितना योग्य और कैपेबल मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, उतने योग्य नहीं थे उसके उत्तराधिकारी, और दुर्बल और अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारियों के होने की ही वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया मुगल साम्राज्य। सबसे पहला कारण तो ये बनता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जैसे ही औरंगजेब मरा तो मुगल साम्राज्य के ही दरबार में अलग अलग ग्रुप्स बन गए, अलग अलग दल बन गए और वहाँ पर दलबंदी होने लगी। और जब दलबंदी होने लगी तो इस वजह से भी जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत तेज़ी से उसका विघटन हुआ, बहुत तेज़ी से उसकी बर्बादी शुरू हुई। इसके अलावा मराठा और पेशवा भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि दक्षिण में मराठा और पेशवा जमकर संघर्ष कर रहे थे मुगलों के खिलाफ। और एक टाइम ऐसा आया और एक ऐसा समय आया कि जब मुगल्स कमज़ोर हो गए और शक्ति बढ़ गई मराठाओं की और पेशवाओं की। दूसरी तरफ उत्तर में जो सिख थे वो भी लगातार संघर्ष कर रहे थे, किसके साथ? मुगलों के साथ, जो एक बड़ा कारण बने। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, सेना की दुर्बलता, जो सेना थी वो कमज़ोर होने लगी मुगलों की, और औरंगज़ेब की जो धार्मिक कट्टर नीति थी वो भी एक कारण बनी भारत में मुगल साम्राज्य के पतन का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आधे से ज़्यादा हिंदू राजाओं को नाराज़ करके मरा था कौन? मुगल एम्परर औरंगज़ेब या मुगल बादशाह औरंगज़ेब। हर जो भी मुगल साम्राज्य में आकर मुगल बादशाह बनकर आया, उसके मरते ही उसके सारे के सारे बेटे हमेशा उत्तराधिकार की लड़ाई करने लगे, हमेशा आपस में ही लड़ने लगे। और दूसरी तरफ जो यूरोपियन कंपनीज थी वो बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में अपने पैर फैला रही थी और हिंदुस्तान में अपने पैर मजबूत कर रही थी। तो उनका उत्कर्ष होने लगा और धीरे धीरे पतन होने लगा किसका? मुगल साम्राज्य का या मुगलों का। तो उन्हीं सब कारणों के बारे में हम बात करेंगे और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कौन सा है? द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन। और ऑब्वियसली मुगलों में, क्योंकि ज़्यादातर जो मुगल एम्परर्स हुए वो इतने ज़्यादा है ना भोग विलासिता के शिकार हुए कि वो मुगलों का राजकोष, वो मुगलों का रिजर्व जो पूरे के पूरे विश्व में सबसे अमीर हुआ करता था, उसे पानी की तरह बहाया इसके उत्तराधिकारियों ने। और ऊपर से एक कारण ये भी हुआ कि मुगलों के टाइम पर 2 विदेशी आक्रमणों ने भी मुगलों की कमर तोड़ी। सबसे पहले नादिर शाह जो ईरान से आया था, तो ईरान से वो आया था
तो उसी ने मुगलों को आकर हिंदुस्तान में लूटा भी था। मुगलों का तख्ते तऊस, मयूर सिंहासन भी लूट कर लेकर गया था। और इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति उसने मुगलों से लूटी थी, उस समय के 70 करोड़ रुपए। और उसी का एक उत्तराधिकारी, उसी का सेनापति हुआ था अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह के बाद आकर मुगलों के साथ उसने भी संघर्ष किया और उसने भी मुगलों को लूटपाट करने की, है ना, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। हाँ, तो हम शुरू करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब मरा या औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो जिस समय औरंगजेब मरा था उस समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रोविंसेस हुआ करते थे या 21 प्रांत हुआ करते थे। 21 प्रोविंसेस या 21 प्रांत हुआ करते थे। और हम सब जानते हैं मुगल साम्राज्य में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। मुगल साम्राज्य में प्रोविंसेस को सूबा कहा जाता था। और औरंगजेब के टाइम पर मुगल साम्राज्य में टोटल 21 प्रांत हुआ करते थे, जिसमें से अगर हम बात करें एक अफगानिस्तान में हुआ करता था काबुल, जिसको आप कह सकते हैं कि जो वर्तमान भारत से बाहर था। 14 नॉर्थ इंडिया में हुआ करते थे और 6 सूबे हुआ करते थे साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में। और अगर हम दक्षिण भारत के सूबों के बारे में बात करें तो इसमें मेनली हुआ करते थे औरंगाबाद, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, कर्नाटका और एक अहमदनगर। ये सारे के सारे वो सूबे थे जो दक्षिण भारत के थे। कहने का मतलब लगभग पूरा का पूरा ही हिंदुस्तान किसका हुआ करता था? मुगलों का हुआ करता था या औरंगजेब का हुआ करता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई और जैसे ही औरंगजेब मरा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा मुगल साम्राज्य को। क्योंकि जब औरंगजेब मरा था तो औरंगजेब के 3 बेटे हुआ करते थे। जब औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के 3 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था मुअज्जम, दूसरे बेटे का नाम था आजम और तीसरे बेटे का नाम था कामबख्श। जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बस सबसे पहले उत्तराधिकार का जो संघर्ष था वो मुअज्जम और आजम के बीच में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के ही सामूगढ़ के पास जजाऊ नामक स्थान पर मुअज्जम और आजम के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई 1707 ईस्वी में, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ जजाऊ या जजाऊ का युद्ध। और ये लड़ा गया मुअज्जम और आजम के बीच। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी युद्ध में मुअज्जम ने ही अपने भाई आजम की हत्या की और आजम की हत्या करके भारत का अगला मुगल बादशाह बन गया मुअज्जम, लेकिन बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट।
और ध्यान रखेंगे इसके बाद इन 1709 मुअज्जम किल्ड कामबख्श नियर हैदराबाद, और इसके बाद मुअज्जम ने हैदराबाद के निकट कामबख्श की भी हत्या कर दी 1709 ईस्वी में। कहने का मतलब अपने दोनों के दोनों भाइयों की हत्या करके, जिनके नाम थे आजम और कामबख्श। जी हाँ, जो खानदेश है ना, वो भी पार्ट हुआ करता था, वही जो अहमदनगर वाला एरिया है उसे खानदेश भी कहा जाता था। तेलंगाना भी आपने देखा होगा लिखा हुआ, किताबों में तेलंगाना भी लिखा होता है ना, लेकिन हम सब जानते हैं गोलकुंडा मैंने लिख दिया है, गोलकुंडा हैदराबाद का ही पुराना नाम है। तो अलग अलग जगहों को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है अलग अलग समय में, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो फाइनली अपने दोनों के दोनों भाइयों की हत्या करके मुअज्जम ही भारत का अगला मुगल बादशाह बना, लेकिन मुअज्जम के नाम से नहीं, बाय द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह प्रथम। तो अब हम बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह प्रथम, और दोस्तों ध्यान रखेंगे यही कहलाता है शाह आलम फर्स्ट भी, यही शाह आलम प्रथम भी कहलाता है। और इस मुगल बादशाह ने रूल किया 1707 ईस्वी से लेके 1712 ईस्वी तक। जी हाँ, औरंगजेब के 5 बेटे थे, लेकिन जब औरंगजेब मरा था तो उस समय औरंगजेब के केवल 3 ही बेटे जीवित थे। सबसे पहला सवाल बनेगा, ध्यान रखेंगे बहादुर शाह प्रथम को ही क्या कहा जाता है? बूढ़ा बादशाह। इसे बूढ़ा बादशाह कहा जाता है क्योंकि ये लगभग 65 वर्ष की आयु में भारत का मुगल बादशाह बना था। कुछ कुछ किताबों में 63 वर्ष भी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ कुछ किताबों में 65 वर्ष भी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ कुछ किताबों में है ना 63 वर्ष लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में 65 वर्ष। ये बूढ़ा बादशाह कहलाता है। और ध्यान रखेंगे क्योंकि ज़्यादा उम्र में मुगल बादशाह बना था, इसलिए याददाश्त कमज़ोर थी और इसे खुद ध्यान नहीं रहा करता था कि इसके राज में क्या हो रहा है, इसीलिए लोग इसे शाह बेखबर कहा करते थे। आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, बताइए शाह बेखबर के नाम से भारत का कौन सा मुगल बादशाह फेमस हुआ है? ही वॉज बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह प्रथम। इसी को शाह बेखबर कहा जाता था। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी है ना ज़्यादा उम्र में भारत का मुगल बादशाह बना था, इसीलिए इसने राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण नीति ही अपनाई, ज़्यादातर राजाओं के साथ मेल मिलाप की ही नीति अपनाई। दुनिया भर की मुगलों की जागीरें बांटी और जिसने कहीं पर भी अगर कोई भी विद्रोह किया या कोई भी रिवोल्ट किया तो वहीं पर इसने जागीरें बांट बांट कर और मुगलों की संपत्ति लूटा लूटा कर उस रिवोल्ट को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसने काम क्या किया, 1689 से मराठाओं का ही एक उत्तराधिकारी शिवाजी का पोता शाहू मुगलों की कैद में था, क्योंकि इसे गिरफ्तार करके लेकर कौन आया था? औरंगजेब। 1689 में शाहू वॉज अरेस्टेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी के पोते को गिरफ्तार किया गया था।
लेकिन जैसे ही बहादुर शाह प्रथम सिंहासन पर बैठा, इस पर दबाव आने लगा। किसके पास? इस पर दबाव आने लगा मराठाओं का, और इसे मजबूरन 1707 ईस्वी में शाहू को स्वतंत्र करना पड़ा। तो ध्यान रखेंगे, इसने शाहू को रिहा कर दिया था 1707 ईस्वी में, जिसे औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार किया गया था 1689 में। कुछ लोग यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स मांग रहे हैं, बताओ, है ना सर? प्रिंटेड नोट्स दीजिए। भारत रत्न ना दे दूं मैं तेरे को? प्रिंटेड नोट्स, है ना? पद्म भूषण ले ले यार, पद्म विभूषण। हिंदुस्तान में एक, है ना, मोदी के बाद आप ही तो रह गए जो भारत के उत्तराधिकारी बनेंगे। प्रिंटेड नोट्स चाहिए इन्हें। तुम्हारा बस चले ना तो तुम बिना मेहनत करे, है ना, तुम्हें नौकरी भी दे दो, है ना। 599 रुपये में हॉस्टल भी दे दूं मैं तेरे को। हॉस्टल में रह आराम से, दिल्ली में क्या दिक्कत है, एसी वाले रूम में। खतरनाक बातें करते हैं भाई साहब लोग। इसके अलावा इसने कुछ और महत्वपूर्ण काम किए। इसने उस समय के सिखों के गुरु, हम सब जानते हैं सिखों के गुरु उस समय हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह। इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ भी संधि करी, उनके साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसके अलावा बुंदेला सरदार, जो उस समय छत्रसाल हुआ करता था, और जाट सरदार भरतपुर का चूड़ामन जाट, उसके साथ भी मैत्रीपूर्ण रिलेशन स्थापित किया बहादुर शाह प्रथम ने। और ध्यान रखेंगे, वो जजिया जो दोबारा से वसूल करना शुरू कर दिया था, कभी किसने? औरंगजेब ने। हम सब जानते हैं औरंगजेब ने ही अपने शासनकाल में 1679 में जजिया कर को दोबारा लगा दिया था। और हम सब जानते हैं जजिया वो टैक्स हुआ करता था, वो कर हुआ करता था जो भारत में गैर मुसलमानों से या नॉन मुस्लिम्स से वसूला जाता था। मुसलमान ना होने के लिए लोगों को एक टैक्स देना होता था जिसे जजिया कहा जाता था। और ये अकबर ने अपने शासनकाल में तो खत्म कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको आकर दोबारा से अप्लाई कर दिया। लेकिन इसी जजिया को आकर खत्म किया, बंद किया किसने? बहादुर शाह ने। तो ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह फर्स्ट स्टॉप्ड जजिया, इसने जजिया भी बंद किया। इसके अलावा आधे से ज्यादा राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो औरंगजेब की कट्टर नीतियों से दुखी थे, परेशान थे। उनके साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए बहादुर शाह प्रथम ने। उस समय आमेर का राजा हुआ करता था विजय सिंह, और उस समय मारवाड़ या जोधपुर का राजा हुआ करता था अजीत सिंह। उनके साथ भी इसने मित्रतापूर्ण नीति अपनाई। और इसी के दरबार में एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था जुल्फिकार खान। उसी जुल्फिकार खान की ही सलाह पर इसने शाहू को या शिवाजी के पौत्र को क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो सिखों का संघर्ष था गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, जो सिखों का संघर्ष था मुगलों के खिलाफ, वो जारी रहा, वो कंटिन्यू रहा। और उसी संघर्ष को जारी रखा गुरु गोविंद सिंह के ही एक सेवक ने, जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर।
और दोस्तों ध्यान रखेंगे, मुगलों के खिलाफ बंदा सिंह बहादुर का ही संघर्ष जारी था, जो संघर्ष कर रहे थे किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। 1710 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब के सरहिंद पर अधिकार किया और पंजाब के सरहिंद पर अधिकार करके वहीं पर गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई थी सिखों की उसको जारी रखा गया। और ध्यान रखेंगे 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की ही सेना ने पंजाब के लोहगढ़ नामक स्थान पर बंदा सिंह बहादुर को पराजित किया, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया। कौन? खुद बहादुर शाह प्रथम। इसीलिए इन 1712 ड्यूरिंग अ मिशन अगेंस्ट बंदा बहादुर या बंदा बहादुर के ही खिलाफ एक अभियान के दौरान बहादुर शाह फर्स्ट डाइड, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। तो जो बहादुर शाह प्रथम था ये केवल 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक ही शासन कर पाया मुगल साम्राज्य में, और वो दुश्मनी जो मेंटेन करके औरंगजेब गया था, औरंगजेब मरा था, उसी को जारी रखा किसने? सिखों ने जारी रखा। सिखों की तरफ से मुगलों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रही, चलती रही। लेकिन फाइनली 1712 ईस्वी में डेथ हो गई किसकी? बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान में बहादुर शाह प्रथम की या बहादुर शाह फर्स्ट के। जी आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा तो नोट्स बना लेंगे खुद तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा यार। प्रिंटेड नोट्स कहाँ से लाऊं मैं, कहाँ से टाइप करवाऊं? इतिहास के भी नोट्स चाहिए आपको? बताओ यार, इतिहास तो सारा किताबों में ऑलरेडी लिखा होता है, इतिहास के नोट्स कैसे लाऊंगा मैं? हाँ दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, है ना, तो कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ और, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस बोलूँगा कि किस किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप रेलेवेंटली ठीक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बस आप लोगों ने एक रट लगा रखी है, और बताओ इसके बारे में, और बताओ बहादुर शाह प्रथम कितने नंबर का जूता पहनता था ये भी बताओ, है ना। तो आपको तो बस यही है, आपका बस चले तो आप मेरे को उठा के ले जाओ अपने ही घर पे। तो कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद पहले क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने मुगल साम्राज्य शुरू से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं पहले मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूँ, और मॉडर्न इंडिया आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, बाकी एंशिएंट मेडिवल तो हम बाद में पढ़ ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा सारा का सारा ही, सब कुछ ही, लेकिन पहले मॉडर्न इसलिए चल रहा है क्योंकि मॉडर्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए तो यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास, कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।